मोनो फार्मा केयर लिमिटेड, इस कंपनी का एक एसएमई आईपीओ खुलने वाला है, तो इसके बारे में आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस एनालिसिस के बाद में आप ये पता लगा पाएंगे कि इसमें लगाना आज के दिन सही रहेगा या नहीं रहेगा, और आगे भी फ्यूचर में भी जब ये कंपनी का स्टॉक कहीं पर लिस्ट होगा, कहीं किसी रेंज में चल रहा होगा, आप इसमें बाइंग करने का आपको सोच रहे होंगे, तो भी आपको ये एनालिसिस आपको हेल्प कर सकती है कंपनी करती क्या है और किस तरीके से काम करती है। सो आईपीओ एनालिसिस के साथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो इस कंपनी का जो आईपीओ है वो 28 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में खुला हुआ रहेगा, और कंपनी ने जो प्राइस रखा है वो 28 रुपये रखा है। अब यहाँ पे जो है लिस्टिंग हो जाएगी 7 को, और कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 15 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है। सो अगर वैल्यूएशन वाइज यहाँ पर देखा जाए, तो कंपनी जो है इस आईपीओ के थ्रू लगभग अपनी कंपनी की वैल्यू लगा रही है 50 करोड़ के लगभग, कि हमारी पूरी कंपनी की वैल्यू 50 करोड़ रुपए है आज के दिन, ये वैल्यू लगा रही है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करके देख लेते हैं कि ये वैल्यू कितना सही है, इस वैल्यू के ऊपर में हमें पैसे लगाने चाहिए कंपनी में या नहीं लगाने चाहिए, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले हम लोग थोड़ी सी कंपनी की हिस्ट्री जान लेते हैं। सो यहाँ पर अगर हिस्ट्री जैसे कंपनी ने आरएचपी के अंदर खुद ही बताया हुआ है पूरी हिस्ट्री को, सो अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक ये कंपनी है जिसका नाम है MS मोनोकेमिस्ट नाम से एक पार्टनरशिप फर्म खोली गई थी 1994 में। इस पार्टनरशिप जो फर्म है, इसको 2018 के अंदर में दो लोगों ने ज्वाइन किया, एक का नाम था पनीलम लखटारिया एंड दूसरा सुपर लखटारिया। तो इन दोनों लोगों ने इसको पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन किया, और 2019 तक इस पूरी पार्टनरशिप फर्म को इन्होंने एक्वायर कर लिया, सारे दूसरे पार्टनर से उनको खरीद लिया, मतलब उनको निकाल दिया पैसे देके। लास्ट में इनके और भी पार्टनर्स इन्होंने अपनी पार्टनरशिप में फर्म के अंदर में ज्वाइन करवाए, तो क्योंकि कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, तो नए पार्टनर्स अगर पैसे लगाएंगे कंपनी में, तो वो पार्टनरशिप चाहेंगे, पार्टनरशिप फर्म का कुछ हिस्सा चाहेंगे, राइट। बट ज़्यादा नहीं, लगभग 20% के आसपास में इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा दिया, और काफ़ी सारे और पार्टनर्स इन्होंने ज्वाइन करवाए। फिर बाद में पैसों की और ज़रूरत, मतलब आगे जब कंपनी बढ़ी, उसी के साथ में 2000 अक्टूबर 2022 के अंदर में इन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करवा लिया। पहले पार्टनरशिप फर्म थी, उसके बाद में इन्होंने पब्लिक लिमिटेड बनवा लिया। गुजरात में ये जो है रजिस्टर हो गई, अहमदाबाद गुजरात में। अब उसके बाद में अक्टूबर में पब्लिक लिमिटेड बनी, उसके बाद में इन्होंने दिसंबर 2022 के अंदर में डीएलएस एक्सपोर्ट नाम से एक कंपनी है, जो कि जो पार्टनर है उसी की अलग से प्राइवेट एक कंपनी चला रहा था वो, उसको इस कंपनी का हिस्सा बना दिया, और 6 करोड़ रुपए के आसपास में वैल्यू लगाई उसकी कंपनी की। अब यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि कंपनी, नई कंपनी जो डीएलएस एक्सपोर्ट है, वो किसी पार्टनर की प्राइवेटली चल रही थी, उसको एक्वायर कर लिया और कंपनी के अंदर में मिला दिया, जो कि आईपीओ लेके आई है उसके अंदर में। उसके बदले जिसकी वो प्राइवेटली कंपनी थी, उसको पैसे दे दिए गए पार्टनर्स द्वारा, जितने बनते हैं उतने, राइट। उसके बाद में और भी एक्विजिशंस हुए, एलएलपी वगैरह या पार्टनरशिप फर्म्स के वगैरह, जो भी कंपनी को लग रहा था, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको लग रहा था, लखटारिया लोगों को, कि इनको एक्वायर करना सही रहेगा अपने बिजनेस के लिए, तो उनको भी एक्वायर किया गया। अब आज के दिन जो मैक्सिमम रेवेन्यू जो आ रहा है वो डीएलएस एक्सपोर्ट से आ रहा है, और आज के दिन कंपनी जिस हिसाब से अपनी बात बता रही है, कंपनी बोल रही है कि हम लोग जो मेडिसिन सेक्टर में हम लोग काम करते हैं आज के दिन, सो मेडिसिन सेक्टर में किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में अगर बात कर लेते हैं। सो कि हम लोग जैसे जेनेरिक दवाइयाँ बिकती हैं, तो हम लोगों ने अपना एक फॉर्मुलेशन तैयार किया हुआ है, हमें कौन सी दवाई बनवानी है। तो जो जेनेरिक दवाइयाँ कंपनी बनाती हैं, फैक्ट्रीज जो बनाती हैं एपीआई फॉर्मुलेशंस के थ्रू, तो उनको हमने दे देते हैं कि हमको ये दवाई चाहिए इस फॉर्मुलेशन के हिसाब से, हम उनसे बनवाते हैं, और बाद में अपना ठप्पा लगाते हैं अपने ब्रांड का, डीएलएस एक्सपोर्ट नाम से ब्रांड से बेचती है कंपनी, और बाद में आगे फिर हम अपने प्रोडक्ट्स हैं, जो अपनी जो चेन है, वैल्यू चेन है, जो सप्लाई चेन है, उसके थ्रू हम बेचते हैं। आज के दिन ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में लगभग 168 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके थ्रू हमने टाई अप कर रखा है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो उनके थ्रू आगे जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बेसिक ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके देखेंगे, तो 168 क्या हज़ारों हैं मार्केट के अंदर में, जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि आगे एक्सपोर्ट करती हैं। इनका कैसे चेन चलता है कि प्रोडक्ट उठाया, कंपनी से प्रोडक्ट आया, बाद में एक कंपनी जो वेयर हाउस बना हुआ है पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटर्स का, वहाँ जाता है, वहाँ से फिर अलग अलग सप्लाई होता है स्टॉकिस्ट के पास में, जो दुकानें नहीं खुली हैं फार्मेसीज, इनके पास में सप्लाई होता है। तो ये बोल रहे हैं कि आज के दिन हमारा फिर वहीं 168 फार्मास्यूटिकल कंपनीज के होते हुए 3036 स्टॉकिस्ट के पास में आज के दिन हमारी दवाइयाँ पड़ी हैं, और हमारी बिक रही हैं वहाँ से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक खेल ये भी समझ में आ गया कि कंपनी जेनेरिक दवाइयाँ बनवाती है, और मोस्टली जो कंपनी जो दवाइयाँ बेचती है, वो सारी की सारी वो दवाइयाँ हैं जो कि जिनमें जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उसकी ज़रूरत, मैंडेटरीली ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब कर भी देता है तो भी ठीक है, और बाकी हम जाके फार्मासिस्ट से जाके डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं। जैसे हो गया कि मुझे बुखार है, दवाई दो, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी सूजन हो रही है, मुझे दवाई दो। तो ये कंपनी जो है, मतलब इस टाइप से अपने जो मेडिसिन हैं वो बनवा रही है, ताकि डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना करना पड़े। अब यहाँ पे जब हम किसी मेडिसिन की दुकान के ऊपर जाते हैं, तो हम लोग जाते हैं, क्या बोलते हैं, बुखार की दवाई चाहिए, तो वो सामने वाला हमसे बोलता है कि एक तो होता है जेनेरिक दवाइयों की जो रेट होती है वो बिल्कुल बहुत ही कम होती है, जिनका कोई ब्रांड नेम नहीं होता। दूसरी होती है एक ब्रांड नेम, ब्रांड नेम, जैसे सिप्ला वगैरह होगी, राइट, सन फार्मा, उनका ब्रांड है ऊपर का। बीच में एक जो रेंज बची हुई है, वहां पर आती हैं जो कि ब्रांड होती हैं बट नहीं भी होती हैं। सो उस कैटेगरी के अंदर में ये कंपनी मोस्टली काम करती है, ठीक है, जनरली ये काम करती है। अब वहाँ पर कस्टमर जब आता है, तो उसको ये भी लगता है कि मैंने ब्रांड खरीदी है, और कस्टमर की जेब पे ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ता, और उसको ये भी नहीं लगता कि मैंने लोकल खरीदी है,
सो वहाँ पर दोनों का ही फ़ायदा है और उस कंपनी का भी उसी सेक्टर में फ़ायदा है। अब यहाँ पे डॉक्टर्स का खर्चा नहीं होता और नॉर्मली जो है ब्रांड का भी कस्टमर भी खुश हो जाता है। चलो, सो अभी तक हमने ये देख लिया कंपनी किस तरह से स्टार्ट हुई थी और किस तरीके से कंपनी आज के दिन काम कर रही है और कौन से सेगमेंट को टारगेट कर रही है कंपनी आज के दिन। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब ये जरूरी नहीं है कि ये अकेली कंपनी इस सेगमेंट में जिसमें कंपनी काम कर रही है वो बीच वाला सेगमेंट, उसमें बहुत सारी कंपनियां, मतलब कॉम्पिटिशन अनलिमिटेड है वहाँ पर, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं जो कि आज के दिन पब्लिक भी हैं कुछ और काफ़ी सारी प्राइवेट हैं और कुछ लोकल कंपनियां भी काम कर रही हैं वहाँ पर अपने ब्रांड का ठप्पा लगवा के। सो उसी तरीके से कंपनी काम कर रही है। सो काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी आज के दिन किस तरीके से कमा रही है और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि उस कमाई के हिसाब से कंपनी किस हिसाब से अपना जो कॉम्पिटिशन में ऑलरेडी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी उनके साथ में कंपेयर करके देख लेते हैं। राइट, तो यहाँ पर हमने कुछ फोटोज ऑलरेडी क्लिक कर रखी हैं। तो कंपनी का आज के दिन जो शेयर कैपिटल है वो 1236 मतलब 12 करोड़ के आसपास में, मतलब 1236 लाख। और उसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस 100 मतलब 1 करोड़ 31 लाख के हैं। और उसके बाद में जो मेन जो इश्यू आ रहा है वो इश्यू आ रहा है कंपनी की लाइबिलिटी के ऊपर में। कंपनी के ऊपर 15 करोड़ का लोन है आज के दिन, वो भी लॉन्ग टर्म लोन है। सेकंड, कंपनी के ऊपर में 24 करोड़ का लोन है जो कि शॉर्ट टर्म लोन है, जो कंपनी को इसी साल चुकाना है। और कंपनी अपनी आरएचपी जो यहाँ पे डिटेल्स दी है उसके अंदर बोली कंपनी जो पैसा आने वाला है 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए उठाने वाली है, इससे अपना लोन पे ऑफ नहीं कर रही है, नहीं करने वाली। इसका मतलब वो जो लोन है तो लगभग कितना हो गया, 15 करोड़ प्लस 24 करोड़, तो ये लगभग कितना हो गया, 40 करोड़ के लगभग कंपनी लोन है। उसका इंटरेस्ट अगर आप साल का अगर 10% से उठा के देखते हो तो 4 करोड़ तो इंटरेस्ट हो गया, उसमें तो कंपनी कमा भी नहीं रही है। ठीक है, तो लोन बहुत ज़्यादा है आज के दिन, कंपनी काफ़ी ज़्यादा बर्डनड है। ठीक है, और कंपनी अपने आईपीओ के जो पैसे उठाने से उसको कम भी नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी क्लियरली बोल रही है कि इस साल जो हमने 58 करोड़ का माल बेचा, उसके अंदर में हमने जो नेट जो ग्रोस इनकम कमाई वो 3 करोड़ रुपए की कमाई। सो ग्रोस इनकम ही 3 करोड़ की है। ग्रोस इनकम के बाद में इंटरेस्ट पे होता है, तो अगर हम 10% का भी इंटरेस्ट अगर मान के चलते हैं तो वहां पर 4 करोड़ रुपए के आसपास तो आ रहा है। उतना तो कंपनी कमा भी नहीं रही है, नेट इनकम नहीं है इनकी। ठीक है, तो ये लोन चलो इन्होंने इस साल लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा पे ऑफ करने के लिए। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना कंपनी कमा पा रही है आज के दिन में। सो नेट प्रॉफिट लगभग 2.5% के आसपास में कंपनी कमा पा रही है। सो पैट परसेंटेज माने 2.11% के आसपास में नेट इनकम कमा पा रही है ना। दैट इज बहुत कम है भाई, बहुत कम है। एक इश्यू यहाँ पर और नजर आता है कि कंपनी ने पैसा कहीं से जुटाया है, लोन के थ्रू जुटाया है या किसी भी तरीके से जुटाया है, बट कंपनी की जब हम एसेट्स को देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा होल नजर आता है। कंपनी के क्या होल नजर आता है, यहाँ पर इन्वेंट्री है 32 करोड़ की और ट्रेड्स रिसीवेबल्स हैं 21 करोड़ के, मतलब कंपनी ने 58 करोड़ का माल बेचा। ठीक है, उसके बदले 21 करोड़ तो कंपनी के रिसीवेबल्स पड़े, मतलब वो पैसा आया ही नहीं है। जल्द से जबरदस्ती कंपनी ने बेचने की कोशिश की कि उधारी पे उठाओ यार, ताकि हम रिसिप्ट काट पाएं, सेल तो दिखा पाएं किसी तरीके से। तो इस साल का अगर देखा जाए तो कंपनी का पिछले साल 9 करोड़ का रिसीवेबल्स था और इस साल जो है 21 या 22 करोड़ का हो गया। 9 करोड़ से सीधा ही 22 करोड़, यहाँ पे 13 करोड़ का यहाँ पर लगभग जो है रिसीवेबल्स बढ़े हैं, मतलब कंपनी ने उधारी के ऊपर बहुत माल निकालने की कोशिश यहाँ पर की है। सो एक ये बहुत बड़ा होल है कि आपकी जितनी एसेट वैल्यू है, सो आपकी अगर कंपनी की टोटल एसेट वैल्यू कितनी है आज के दिन में, 62 करोड़, उसके अंदर से 26 करोड़ तो आपका रिसीवेबल्स का है एसेट वैल्यू। यार मतलब बैलेंस शीट की तो लगी पड़ी है सच बताऊं तो। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर इस कंपनी में हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है उसके बारे में थोड़ा सा कंपटीशन के थ्रू एक बार देख लेते हैं। इसका कंपटीशन जो कंपनी ने आरएचपी में बताया है वो है चंद्र भगत फार्मा, जो कि सेम इसी तरीके से काम कर रही है। मतलब जो जो कंपनीज हैं जिनसे फार्मेसी से कंपनी बनवाती है अपना और बाद में आगे अपना ब्रांड का ठप्पा लगा के आगे बेचती है, माल एक्सपोर्ट करती है या फिर इंडिया में बेचती है। ठीक है, क्योंकि आज के दिन क्या मार्केट बहुत बड़ा है फार्मास्यूटिकल वाला और आगे फ्यूचर के अंदर भी बहुत बड़ा होने की उम्मीदें हैं। 9% के सीएजीआर से ग्रो करने की उम्मीदें हैं इस मार्केट की, ऐसा कंपनी ने खुद ही आरएचपी में भी बताया है। ठीक है, तो अब इस कंपनी का एक बार देख लेते हैं कि जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है काफी टाइम से, वो किस तरीके से कमा रही है। तो वहां पे उसके अगर आप लोग देख पाएंगे वो 120 करोड़ का माल बेच के भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है 1 करोड़ का कमा पा रही है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है वो खुद सर्वाइव कर पा रही है मुश्किल से, आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, आपका तो अब जो इनका लोन है वो कितना है, बोरोइंग 19 करोड़ का लोन है इनका, और आपका कितने का होगा, 40 करोड़ का लोन होने वाला है। और आपकी जो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स मिला के इनके हैं 28 करोड़ की, और आपके कितने होने वाले हैं, 14 करोड़ प्लस 12 करोड़, तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे लगभग 26 करोड़ का। सो वहाँ पर अगेन इसके आसपास में होने वाले, बट आपका लोन बहुत ज़्यादा होने वाला है और सेल आपकी इतनी है नहीं, और सेल हो भी जाएगी तो ये खुद नहीं कमा पा रहे हैं, आप कहाँ से कमा लोगे। सो अगेन दैट्स द क्वेश्चन। सो फाइनली दूसरा चीज़ रिटर्न ऑन नेटवर्थ के हिसाब से अगर हम लोग देख लेते हैं कि 10% का नेटवर्थ के ऊपर, मतलब
कमा पा रही है कंपनी, तो इस हिसाब से आपको जो आपने प्राइस मांगा है उस प्राइस तक आपको पहुंचने में तकरीबन 12 साल लग जाएंगे। जो आपने वैल्यू मांगी है उस वैल्यू तक पहुंचने में आपको 12 साल लगने वाले हैं। और नॉर्मली जो वो आईपीओ में इश्यू में मतलब अप्लाई करना ज़्यादा सही रहता है, जिसका जो वैल्यूएशन तक पहुंचे, जो वैल्यू कंपनी ने मांगी है उसको वो अचीव कर ले 3 या 4 साल में हाईएस्ट, तो वहां पर लुक्रेटिव होता है आईपीओ नॉर्मली। यहाँ पर आपको 12 साल लग रहे हैं नॉर्मली। सो मेरी तरफ से किसी भी एंगल से इस आईपीओ के अंदर में अप्लाई करना मुझे सही नहीं लग रहा है। ये रीजंस जो आपके सामने मैंने क्लियरली रख दिए हैं। और फिर भी अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकर्स हैं कि सो बाकी स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में मार्केट मेकर्स को इतना पैसा खिलाया जाता है, जैसे इसका रिखाव सिक्योरिटीज़ इसका मार्केट मेकर है, और इसका जो लीड मैनेजर है उसको को क्या नाम है, यूनिस्टार कैपिटल। सो इनके लीड मैनेजर्स और जो मार्केट मेकर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उनको काफ़ी अच्छा पैसा दिया जाएगा इसके थ्रू। तो वो हो सकता है कि मार्केट बना दें कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी किस टाइप से परफॉर्म करती है वो फ्यूचर में देखा जाएगा। बट मार्केट को ये किस तरीके से ले जाना चाहते हैं ये मार्केट मेकर्स वगैरह मिलके, क्योंकि इनको काफ़ी अच्छी फीस दी जाती है कि हमारे आईपीओ को किसी तरीके से ऊपर खुलवाओ, अच्छा खुलवाओ, अच्छी उसकी रेपुटेशन बनाओ मार्केट को, तो उसी की फीस है। वो किस तरीके से बनाते हैं, अब हो सकता है कि इसको 3 गुना कर दें और बाद में डंप कर दें कस्टमर्स के ऊपर में, मतलब जनरल पब्लिक के ऊपर में, वो डिपेंड करता है, मार्केट में सब कुछ चलता है खेल। सो वैल्यूएशन वाइज इस कंपनी के अंदर में अप्लाई करना बहुत रिस्की लग रहा है भाई आज के दिन तो। फाइनली सी यू टुमारो।